डियर स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओलिगोमर एंड पॉलीमर। कल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसमें कुछ कंफ्यूजन थी कि ओलिगोमर और पॉलीमर में क्या डिफरेंस है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओलिगोमर और पॉलीमर में क्या डिफरेंस है। ओलिगोमर और पॉलीमर दोनों एक काइंड ऑफ पॉलीमर है, दोनों पॉलीमर हैं, लेकिन उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। Polymers are macromolecules that are made out of small basic unit called monomers. पॉलीमर छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं, अल्कीन के भी होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस ग्रुप होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, जैसे कि स्टायरीन है, एक मोनोमर्स है। पॉलीविनाइल है, एक्राइलेट, इपॉक्साइड के डेरिवेटिव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर यूज होते हैं। A polymer that is formed through the process called polymerization, इस होल प्रोसेस को हम पोलीमराइजेशन कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट्स को मोनोमर, फिर ये छोटे यूनिट मिलके पॉलीमर बनाते हैं और इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं पोलीमराइजेशन कहते हैं। An oligomer is a type of polymer. Oligomers are formed when a few number of monomers are linked together via covalent bond. इसमें भी मोनोमर्स लिंक होते हैं लेकिन few नंबर होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। There are natural and synthetic oligomers और एंड पॉलीमर्स। ये सिंथेटिक भी हैं, नेचुरल भी हैं। नेचुरल मीन के नेचुरली तौर पर डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट सोर्स से वो मौजूद हैं। सिंथेटिक वो होते हैं कि जो हम खुद से डिज़ाइन करते हैं लेबॉरेटरी में, उसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक। जो नेचुरली हैं, जिनको हम मैन मेड नहीं है, जो मैं इंसान नहीं बनाता लेबॉरेटरी में, ऑलरेडी हैं, फिर उसको हम प्योरीफाई करते हैं, तो उसको हम नेचुरल कहते हैं कि उसको अल्लाह ताला ने उसको नेचुरली तौर पे बनाया है। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। दोनों जो है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फर्ज करें कि एक पॉलीमर के अंदर मोनोमर जो है 100 भी हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ओलिगोमर भी पॉलीमर है, लेकिन इसके मोनोमर 4, 5, 10, 12, बस थोड़े से मोनोमर होते हैं और इनकी चेन भी स्मॉल बनेगी और पॉलीमर के अंदर मोनोमर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि ये एक ओलिगोमर की एग्जांपल है, ओलिगोमर की, ये एक्राइलेटेड इपॉक्साइड ओलिगोमर। अब इसके अंदर सिर्फ जो है दो मोनोमर हैं, एक एक्राइलेटेड है और दूसरा इपॉक्साइड है। तो एक यहाँ पे एक्रिलेटेड है, यहाँ पे इपॉक्साइड का डेरिवेटिव। एक यहाँ पे एक्रिलेटेड है, यहाँ जो एरो शो कर रहा हूँ, तो एरो से ये वाला जो यहाँ पे एरो सर्कुलेट कर रहा है, घूम कर रहा है, आप ये देखें तो ये जो मोनोमर है ये एक्राइलेट मोनोमर है, और आगे जो है ये OH है, ग्रुप लगा हुआ है, ये जो है इपॉक्साइड का डेरिवेटिव है। मतलब है ये सिर्फ ये 1, 2, 3, 4, 5 मोनोमर से ये बना हुआ है पॉलीमर, इसलिए इसे हम कहते हैं ओलिगोमर। और बाकी जो लंबी चेन बनती है, 100 मोनोमर हों, 200 मोनोमर हों, तो वो उससे जो पॉलीमर बनता है लॉन्ग चेन, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ये एक ब्रीफ डिफरेंस है कि पॉलीमर और ओलिगोमर में क्या डिफरेंस है। इन शॉर्ट दोनों पॉलीमर हैं। ओलिगोमर में क्या होते हैं कि फ्यू मोनोमर्स होते हैं और पॉलीमर के अंदर मोनोमर्स की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, तो ये कल टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, हेट्रोजीनाइज्ड, होमोजीनियस एंड हाइब्रिड कैटालिसिस। कल मैं आपको बता रहा था कि होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है कि जिसमें रेक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हों। सेम फेज मीन दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, दोनों गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं, और
दोनों को देने जो है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट में हो सकता है, जिसको हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन भी कहते हैं, कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन जिसमें वो सॉलिड फेज में रिएक्टेंट्स हों और कैटलिस्ट हों। तो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस मीन के जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हों, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड और लिक्विड सॉलिड डिफरेंट फेज में होंगे। तो हर एक के अपने एक एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस के अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अब बात का तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम दो कैटलिस्ट को मिक्स कर दें, हाइब्रिडाइज कर दें, कि होमोजीनियस को हम मिक्स करें किसी मेटल के साथ और वो हेट्रोजीनियस बन जाए। फर्ज करें कि एक हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड है, वो होमोजीनियस है, उसके अंदर हम सिलिका पार्टिकल मिक्स कर देते हैं। सिलिका पार्टिकल मिक्स करेंगे तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होता है कि जो ओवरऑल सेम कंपोजिशन हो। फर्ज करें कि एक टुकड़ा है छोटा सा। अब जब मैं सिलिका SiO2 में मिक्स करता हूँ ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ, हो सकता है कि ऑर्गेनिक लिगेंड के टॉप पे वो लिंक हो लेकिन बॉटम पे वो लिंक ना हो, तो इसको हम होमोजीनियस नहीं कह सकते। अभी हेट्रोजीनियस बन गई है। होमोजीनियस में थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि एक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में कैटलिस्ट है, तो वो उसको हम एक कप में रखें तो उसका टॉप वाला पोर्शन, मिडल वाला पोर्शन, बॉटम वाला, सबकी कंपोजिशन सेम होगी, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, कहीं पे सिलिका पार्टिकल अटैच होंगे, कहीं पर अटैच नहीं होंगे। तो अब जो होमोजीनियस कैटलिस्ट है वो हेट्रोजिनाइज्ड हो गई है। और ये हम क्यों करते हैं, इससे ये हो सकता है कि जो रिएक्शन होमोजीनियस से हो रहा होगा या हेट्रोजीनियस से हो रहा होगा, ये जब हम होमोजीनियस को हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं तो वो मोर एफिशिएंट होता है। हो सकता है कि उसे हम बाई प्रोडक्ट बहुत कम मिलें और हमें यील्ड ज्यादा हो, तो वो मोर एफिशिएंट होता है। इसलिए हम होमोजीनियस कैटलिस्ट को हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोजीनाइज होमोजीनियस, कि हमने होमोजीनियस कैटलिस्ट को हेट्रोजीनियस बना दिया। This approach is sometimes referred to as heterogenizing homogeneous catalyst. अच्छा, तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे एक मैंने एग्जांपल दिया आपको। हो सकता है कि होमोजेनियस से बाय प्रोडक्ट ज्यादा हों, अगर हेट्रोजेनाइज कर देंगे तो बाय प्रोडक्ट कम होंगे। दूसरा सिलेक्टिविटी का है। सिलेक्टिविटी मीन कि जो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक हम बनाना चाहते हैं, फर्ज करके हम ट्रांस प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, होमोजेनियस से ट्रांस नहीं बन रहा था, लेकिन आप हेट्रोजेनाइज कर दें तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट बन जाए। ओलिगोमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, इनका डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया है। ओलिगोमराइजेशन में फ्यू मोनोमर होते हैं और पॉलीमराइजेशन में मोनोमर की तादाद ज्यादा होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये आने वाले लेक्चरों में ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये उनकी जो पॉइंट्स की समरी यहाँ पे मेंशन है की पॉइंट्स में, और ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि इथीन कैन बी ओलिगोमेराइज्ड टू लीनियर अल्कीन बाय होमोजेनियस कैटालिसिस विद अ निकल कैटलिस्ट। कि अगर आप होमोजेनियस कैटलिस्ट एक ऐसा है जो निकल से बना हुआ है, तो उससे हम इथीन की हम ओलिगोमराइजेशन कर सकते हैं, यानी फ्यू मोनोमर इथीन के मिलके हम उसकी ओलिगोमराइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हेटेरोजेनियस जिगलर नाटा कैटलिस्ट आर यूज्ड इन अल्कीन पॉलीमराइजेशन। के जिगलर नाटा कैटलिस्ट को हम अल्कीन पॉलीमराइजेशन में यूज कर सकते हैं। ये फेमस कैटलिस्ट है। तो उस मैकेनिज्म को हम कोजी अर्लमान मैकेनिज्म भी कहते हैं। डिस्क्राइब दियर फंक्शन की वो फंक्शन डिस्क्राइब करेगा। लो मॉलिक्यूलर mass homogeneous catalyst also catalyze the alkene polymerization reaction। कुछ ऐसे homogeneous catalyst हैं जो लो मॉलिक्यूलर mass है। हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं उनका वेट हल्का होता है, हल्के पॉलीमर है, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, कार्बन एटम की तादाद कम होती है उसके अंदर, तो इसलिए वो लाइट होते हैं। तो उनका पॉलीमराइजेशन में रोल क्या है? Considerable control over polymer toxicity is possible with judicious ligand design। अगर हम
एक स्पेसिफिक लिगेंड डिजाइन करें तो वो टैक्टिसिटी को कंट्रोल कर सकता है। टैक्टिसिटी रिलेट करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। आप स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन के जो कंपाउंड बना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है या आर है। एक स्पेसिफिक लिगेंड है जिस तरह बाइफिनोल है, टाडोल है, फॉस्फीन है, पोरफ्रिन है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फेमस लिगेंड है और मोर फ्रूटफुल है इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। तो वो डिफरेंट लिगेंड को हम डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट करें कि एक बाइफिनोल लिगेंड है, उसके अंदर साथ क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, हम फ्लोरीन ग्रुप लगा सकते हैं, हम कोई फिनोल ग्रुप लगा सकते हैं। डिफरेंट मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो इस टैक्टिसिटी का रिलेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ है। फर्स्ट करें हम एक ऑर्गेनिक लिगेंड यूज कर रहे हैं और उससे जो है जो पॉलीमर है उसके अंदर हर फर्स्ट करें एक पॉलीमर उसमें 10 कार्बन है। अब हर कार्बन अगर टैक्टिसिटी रिलेट करती है स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ तो हर कार्बन कायरल कार्बन होगी, यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे और उस कायरल कार्बन के अंदर क्या होगा स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट करें कि एक कार्बन जो है वो आर कन्फर्मेशन शो कर रहा है तो सबको जो है आर कन्फर्मेशन शो होगी, हर कार्बन के ऊपर आर कन्फर्मेशन शो होनी चाहिए। एक और पॉलीमर है कि उसमें एक कार्बन के ऊपर जो है एस शो हो रही है तो सबके अंदर एस जो है वो शो होना चाहिए। जो एक पैटर्न 2 कार्बन का होगा बाकी उसी का होना चाहिए। तो ये टैक्टिसिटी भी हम डिस्कस करेंगे, उसका रिलेशन भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ है। बहरहाल पहले हम डिस्कस करते हैं ओलिगोमराइजेशन का कि हाउ टू ओलिगोमेराइज्ड इथीन, इथीन की हम कैसे ओलिगोमराइजेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफाइन भी किया गया है कि इन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री ओलिगोमर molecules that consist of few similar or identical repeating units which could be derived actually or conceptually from copies of small molecule, its monomers. The name is composed from Greek element oligo, few more parts. Few parts का मतलब वही है कि इसमें few monomers होते हैं। तो इसके अलावा होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनाइज्ड होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसके भी अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं, अपने एडवांटेज हैं और अपने डिसएडवांटेज हैं। इन तीनों प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। पहला है इथीन ओलिगोमराइजेशन। इथीन ओलिगोमराइजेशंस में कि कैसे इथीन का मॉलिक्यूल, इथीन का मोनोमर जब पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ड्रॉबैक है। सबसे पहले हम इथीन मोनोमर के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि इथीन मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज कॉल्ड इथीन। इथीन का सोर्स क्या है, मेजर सोर्स इसका नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम है। नेचुरल गैस से भी इथीन हासिल कर सकते हैं, पेट्रोलियम से भी हासिल कर सकते हैं, ये इसका मेजर सोर्स है। इसके अलावा हम लेबॉर्ट्री में बनाते हैं तो लेकिन नेचुरली तौर पे हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो इसलिए हम लेबॉर्ट्री में इतना इसको सिंथेसाइज नहीं करते। इथीन इस ओलिगोमराइजेशन प्रोसेस यानी कि शेल हायर ओलिफिन प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम इथीन की ओलिगोमराइजेशन करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेल हायर ओलिफिन प्रोसेस। एक स्पेसिफिक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए हम इथीन की ओलिगोमराइजेशन करते हैं। ओलिफिन मीन कि ऐसे कंपाउंड के जो ऑयली कंपाउंड्स बनाते हैं उसको हम ओलिफिन्स कहते हैं। नॉर्मली हम अल्कीन्स को ओलिफिन कहते हैं। अब इस इथीन ओलिगोमराइजेशन से हम ऐसे अल्कीन बनाएंगे कि जिसके अंदर कार्बन एटम की तादाद C10 to C14 यानी कार्बन एटम की तादाद 10 से लेकर 14 होगी। वो ओलिगोमराइजेशन हम इससे बनाएंगे।
इसके अलावा हम इससे इथीन ओलिगोमराइजेशन से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीनियर अल्केन भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। ये अल्कोहल और एल्डिहाइड हम इस इथीन से ही डिराइव करेंगे, इसी का डेरिवेटिव होगा। ज़ाहिर बात है कोई हम ऐसा इथीन के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप वाला केमिकल मिक्स करेंगे, जैसा कि जिसमें OH हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो या कार्बोनाइल ग्रुप हो, जिससे हम अल्डिहाइड अल्कोहल बना सकें। ज़ाहिरी बात है अल्कोहल और अल्डिहाइड ग्रुप तब डिराइव होगा जब उसके अंदर कोई ना कोई कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और फिर इस अल्डिहाइड और अल्कोहल को हम डिटर्जेंट्स और सोप्स इंडस्ट्री में यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसके ओलिफ शेल हायर ओलिफन प्रोसेस को एब्रीवेशन कहते हैं शॉप, SHOP, शॉर्ट एब्रीवेशन इसकी है SHOP। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। ओलिफिन ओलिगोमराइजेशन, इथीन ओलिगोमराइजेशन 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप है इथाइन ओलिगोमराइजेशन, सेकंड स्टेप है ओलिफिन आइसोमराइजेशन और तीसरा स्टेप है मेटाथीसिस। ये 3 स्टेप हैं। अब पहला स्टेप है इथाइलिन ओलिगोमराइजेशन। इथाइली ओलिगोमराइजेशन में क्या होगा कि डबल बॉन्ड्स और निकल कैटलिस्ट आपस में मिलेंगे, मिक्स हो जाएंगे। मैं आपको इससे पहले मैकेनिज्म शो कर देता हूँ कि ये मैकेनिज्म है। मैं इसे थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब ये वो मैकेनिज्म है जो कि इथीन ओलिगोमराइजेशन का है। यहाँ पे देखें कि ये इथीन मोनोमर है और बाकी ये सारा क्या है जो जहाँ पे एरो रिवॉल्व कर रही है, ये सारा का सारा कैटलिस्ट है। ये इथीन है, ये इथीन मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इंसर्शन हो रही होती है, यानी इसे कहते हैं हेड्राइड शिफ्ट इंसर्शन। हेड्राइड शिफ्ट मीन के ये यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तभी यह हेड्राइड बनेगा। हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाके जा रहा है, तो चार्ज नेगेटिव आएगा, ये हेड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें CH2 है, ये CH2 है। अब ये H यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, इसे हम कहते हैं हेड्राइड शिफ्ट, कि हेड्राइड एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है। ये CH2 अब ये बन गया है CH3, क्योंकि एक H जो है वो यहाँ से आ गया है। अब उसके बाद एक और मोनोमर अटैच होता है। अब ये CH2 CH3 बिल्कुल साइड पे चला जाएगा और दरमियान में CH2 यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे पहले क्या होगा, पहले ये निकल पे इसकी वैकेंट साइड पे अटैच होगा। ये CH2 ग्रुप इसकी वैकेंट साइड जो उसने H की जैसे वैकेंट साइड प्रोड्यूस हुई है, पहले ये लिंक होगा और लिंक होने के बाद फिर वही क्या होगा CH2 CH3 ग्रुप साइड पे आ जाएगा और ये दोनों ग्रुप जो है, ये जो CH2 मोनोमर है, ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखें CH2 ये इस मोनोमर वाला है और CH2 CH3 जो पहले का पड़ा हुआ ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से क्या हो गया है, एक और वैकेंट साइट क्रिएट हो गई है। जब भी निकल के पास वैकेंट साइट क्रिएट होगी, दोबारा से ये मोनोमर यहाँ पे लिंक होगा, अटैच होगा और फिर से एक स्टेप पहले लिंक होगा, फिर इस लिंक होके ये इस तरफ माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे देखें और मोनोमर भी यहाँ पे माइग्रेट कर गया। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप यहाँ पे देखें कि जो निकल के साथ फर्स्ट कार्बन अटैच है, इसको मैं कहता हूँ कि ये अल्फा कार्बन है और दूसरी जो है वो बीटा, तीसरी कार्बन गैमा एंड सो ऑन। गैमा से आगे जो वाली कार्बन है उसको हम डिफरेंट नेम से मेंशन करते हैं, डेल्टा भी यूज करते हैं, γ-1 भी कहते हैं, γ-2, γ-3। तो अब ये पहली कार्बन जो है वो अल्फा होगी, सेकंड बीटा, तीसरी गैमा, चौथी जो होगी वो डेल्टा होगी, पांचवी क्या होगी डेल्टा-1
और छठी जो होगी डेल्टा डैश 2, इस तरह सो ऑन हो जाएगा। बहरहाल अब देखें कि यहाँ पे क्या है कि ये CH2 है, यहाँ से एक H जो है वो रिमूव होकर यहाँ पे H निकल जाएगा और H वाला जो वो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और सिंगल जो है वो डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, H कहाँ जाएगा? H जो है शिफ्ट होके इस निकल के पास आ जाएगा। H अपना बॉन्ड देगा यहाँ पे, सिंगल डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पे ये निकल के साथ यहाँ पे अटैच जाएगा और इस तरह ये हमारे पास ये अब ओलिगोमर है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है ये ओलिगोमर है। क्यों? इसके अंदर फ्यू मोनोमर हैं, इतने मोनोमर इसके अंदर नहीं है। अब ये मैकेनिज्म के अंदर जो मेजर स्टेप हैं वो 3 मेजर स्टेप हैं। कौन कौन से हैं अब मैं आपको बताता हूं। पहला है इथीन ओलिगोमराइजेशन, इथाइलिन ओलिगोमराइजेशन। इथाइलिन कॉमन नेम है और इथीन जो है वो आप आयोपिक नेम कह सकते हैं। अब ये देखिए कि फर्स्ट स्टेप में जब ये डबल बॉन्ड निकल के साथ अटैच हो रहा है इसे कहते हैं इथीन ओलिगोमराइजेशन कहते हैं। ये फर्स्ट बॉन्ड जो है इसका अटैच हो रहा है, इसको हम ओलिगोमराइजेशन कहते हैं। अच्छा, जब फर्स्ट बॉन्ड ये इथीन का मॉलिक्यूल इस निकल कैटलिस्ट के साथ, ये सब पूरा कैटलिस्ट है यहाँ पर अटैच होगा, तो इसमें क्या क्या हो रहा है? इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें है हाइड्राइड शिफ्ट है। हाइड्राइड शिफ्ट क्या है कि ये देखें हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें ओलिगोमराइजेशंस में जब डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं तो सिर्फ हमारा टारगेट नहीं बनता। जैसा कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कार्बन आइटम की तादाद जो है C10 to 14 हो, यानी कि 10 कार्बन से लेके 14 कार्बन तक हो, तो वो मिक्सचर बनता है। उसके अलावा और भी जो है हमें प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें कार्बन आइटम की तादाद 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन आइटम की तादाद 10 से लेके 14 तक हो। तो बाकी जो कंपाउंड है जिनको जो हमारे डिजायर नहीं है, अनडिजायर प्रोडक्ट हैं, तो उसको हमने अलग तो करना है। अब क्वेश्चन है कि कौन से प्रोसेस से हम उन प्रोडक्ट्स को अलग करना चाहते हैं जो हम नहीं चाहते, उसे हम कहते हैं अनडिजायर प्रोडक्ट। तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट होगा और जो अनडिजायर्ड होगा उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? एज ए प्रोसेस होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। फर्स्ट हमारा जो टारगेट प्रोडक्ट है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है और जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका बॉइलिंग पॉइंट 30 है। तो जैसे ही हम उसको बॉयल करेंगे तो 30 वाला एक खास चैम्बर से बाहर जाएगा, हम उस चैम्बर को क्लोज करेंगे। जब 100 टेम्परेचर आएगा तो जो हमारा टारगेट है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो वो उससे बाहर एक खास चैम्बर से आ जाएगा, उसको हम स्टोर कर लेंगे। सेकेंड स्टेप कौन सा है? इसमें है ओलिफिन आइसोमराइजेशन है। ओलिफिन आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि उसमें आइसोमरिज्म का प्रोसेस होता है, आइसोमरिज्म का। अच्छा, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि SHOP शेल हायर ओलिफिन प्रोसेस जो अल्कीन बनती है वो इंटरनल अल्कीन होती है। यानी हमारा जो टारगेट होता है वो, हमारा टारगेट ये है कि हम उससे इंटरनल अल्कीन बनाए। इंटरनल अल्कीन ऐसी अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन पे ना हो, बल्कि वो अंदर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। अगर फर्ज करें कि बिल्कुल फर्स्ट कार्बन या राइट पे हो या लेफ्ट हो, ये इंटरनल की नहीं होगी, बल्कि जब दरमियान में या किसी और जगह पे डबल बॉन्ड हो और कॉर्नर पे ना राइट पे डबल बॉन्ड हो ना लेफ्ट पे डबल बॉन्ड हो, तो उस अल्कीन को हम कहते हैं इंटरनल अल्कीन। हमारा जो शॉप प्रोसेस का जो टारगेट है वो इंटरनल अल्कीन है। तो इसमें ओलिफिन जो आइसोमराइजेशंस में है कि पहले हमारे पास, अब यहाँ भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, ये इंटरनल अल्कीन नहीं है। क्यों? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कॉर्नर पे आ रहा है, इसको हम इंटरनल अल्कीन नहीं कह सकते। तो ओलिफिन आइसोमराइजेशन जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, ओलिफिन आइसोमराइजेशन, इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
आइसोमराइजेशंस का कि वो न्यू आइसोमर्स बनते हैं ताकि जो टर्मिनल एल्कीन है वो इंटरनल एल्कीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो उसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, कि ऐसे प्रोसेस कि जिससे टर्मिनल एल्कीन इंटरनल एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, अब इसको जो यहाँ पे आपको, हेलो आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो सर आ सर रही है। आ रही है। ओके। अच्छा, यहाँ पे देखें कि यहाँ CH2 डबल बॉन्ड है, ये पहला कार्बन अल्फा, जब फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप का जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा, दूसरा बीटा। तो इसको हम नॉर्मली अल्फा अल्कीन भी कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो पहली कार्बन के साथ है, इसको हम अल्फा, ये अल्फा बीटा गैमा कॉमन नेम है, और जब आयोपिक नेम देंगे तो 1 2 3 4 होगा। तो ये अल्फा अल्कीन है। अल्फा अल्कीन जो रेंज है इस रिएक्शन में जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें कार्बन एटम की तादाद जो है C4 टू C20 थोड़ा C4 टू C20 होती है। आइसोमरेशन से क्या होगा कि जो टर्मिनल डबल बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें, मिडल में आ जाएगा या किसी और पोजीशन पे आ जाएगा। इसका प्रोसेस ओलिफिन आइसोमरेशन में हो जाता है। आइसोमरेशन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड होगा। लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, वो है मेटाथीसिस। मेटाथीसिस आपको पता है कि इसमें जब एल्कीन्स के डिफरेंट प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं तो उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं, उससे हम कहते हैं मेटाथीसिस। ओलिफिन मेटाथीसिस के बारे में आपने पढ़ा है कि उसमें एल्कीन्स के साथ डबल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप अटैच होते हैं उनकी रीअरेंजमेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं मेटाथीसिस के। मेटाथीसिस के अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ओलिफिन आइसोमरेशन के साथ, तो ये मेटाथीसिस में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि हमने टर्मिनल एल्कीन्स को जो है वो अल्फा एल्कीन्स को हमने इंटरनल एल्कीन्स में कन्वर्ट करना है। क्या मतलब है कि जो एंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है उसको हमने मिडल में शिफ्ट करना है, या कोई और जगह पोजीशन, ऐसी पोजीशन हो कि वो टर्मिनल पोजीशंस पे वो ना आए। अच्छा, मेटाथीसिस का प्रोसेस जब खत्म होता है तो जो हम डिजायर प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं वो 10 to 15% होता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी यील्ड जो है वो 10 to 15% है। अब जो बाकी प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास डिजायरेबल नहीं होते, अनडिजायरेबल होते हैं, लेकिन उसको हम वेस्ट नहीं करते, उसके हम दोबारा रिसाइकल करते हैं। जो भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होगा उसको दोबारा हम शिफ्ट करते हैं किसमें, ओलिफिन पोलीमराइजेशन आइसोमराइजेशन में। फिर उसका मेटाथीसिस होगा, फिर उसे जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट हो वो बनेगा, फिर उससे जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बाकी बच जाएंगे उसको फिर हम रिसाइकलिंग करते हैं। इस तरह हम उस सारे प्रोडक्ट्स की अगेन एंड अगेन रिसाइकलिंग करेंगे और ओलिफिन आइसोमराइजेशंस का और मेटाथीसिस का ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और फाइनली हमारा टारगेट प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, और वो कौन सा है, वो है इंटरनल एल्कीन है। अच्छा, तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है ओलिगोमराइजेशन का। अच्छा, अब शॉप यानी कि शेल, SHOP is abbreviation of shell higher olefin process। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। हर एक्शन के कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके ड्रॉबैक कौन से हैं? ड्रॉबैक इसके ये हैं कि शॉप सिस्टम इज नॉट वेरी सिलेक्टिव, प्रोडक्ट्स हैव टू बी सेपरेटेड, कि सिलेक्टिव नहीं है। जो प्रोडक्ट हम हासिल करना चाहते हैं उसके अलावा बाय प्रोडक्ट बहुत सारे आ जाते हैं जिसको हमने अलग करना पड़ता है। Some other catalysts are very effective for selective oligomerization। कुछ और कैटलिस्ट हैं, इसका नेम बदल है, अल्टरनेटिव है कि उससे उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे। जिस तरह मार्केट में एक प्रोडक्ट आता पहले वो मौजूद होता है, कंपनी वाले नया, दूसरी कंपनी है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो पहले के
साइड इफेक्ट बताती है कि पहले प्रोडक्ट में ये खामी है और हमने इस खामी को दूर करके ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो ये जो है मोर इफेक्टिव है। फर्ज करें कि रेफ्रिजरेटर है, कि जो पहले रेफ्रिजरेटर है, फर्ज करें कि जब लाइट चली जाती है तो उसकी कूलिंग जो है लाइट चलने के बाद जो है वो 2 घंटे तक रहती है या 3 घंटे तक रहती है। एक और कंपनी है वो कहती है कि हमने एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जिसकी कूलिंग 10 घंटे तक रहेगी, तो ये उसने उसको ऑप्टिमाइज किया है, उसने कोई उसमें अंदर चेंजेस किया। अब फॉर इंस्टेंस अब ये नया कैटलिस्ट कैसे डिजाइन करेंगे? नया जो कैटलिस्ट डिजाइन करेंगे उसमें ये लिगेंड यूज कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है जिसके नंबर 15 है, ऐसे नंबरिंग दे दी है, किसी बुक से लिया है मैंने। तो ये जो लिगेंड है ये डिजाइन किया गया है। अब इस लिगेंड्स को हमने मिक्स करना है किसके साथ? क्रोमियम CrCl2 के साथ मिक्स भी कर सकते हैं और CrCl3 के साथ भी हम मिक्स करते हैं। इस लिगेंड को क्रोमियम क्लोराइड Cl2 या CrCl3 के साथ और सिलिका SiO2 इनके साथ मिक्स करना है इस लिगेंड के साथ। उसके बाद हमने इसकी एक्टिवेशंस करनी है कि ये लिगेंड जो है ऐसी कंडीशन में आ जाए कि वो रिएक्शन कर जाए। पीएनपी फास्फीन लिगेंड है, बेसिक ग्रुप जो फास्फोरस होता है उसको हम पीएनपी लिगेंड कहते हैं। ये नंबर 15 लिगेंड जो मैंने आपको शो किया है इसको हम पीएनपी लिगेंड कहते हैं। बेसिक ग्रुप में क्या है वो फास्फोरस है। तो इसको हम फिर एक्टिवेशंस कहते हैं, followed by the activation with methyl aluminium oxane MAO। मिथाइल एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ हम एक्टिवेट करते हैं अंडर इथीन। इथीन्स के environment में give a system that is very active for trimerization of ethene। Trimerizations mean basically ओलिगोमराइजेशंस की काइंड है। अगर उसमें 2 मोनोमर हैं तो उसको हम ट्राइमर कहते हैं। अगर उसमें तीन आइसोमर हैं, मोनोमर है तो उसको हम ट्राइमर कहते हैं, 2 हैं तो उसको हम डाइमर कहते हैं और 4 मोनोमर्स हम कहते हैं टेट्रामर कहते हैं। तो ये ओलिगोमराइजेशंस की डिफरेंट काइंड है, रिजल्टिंग इन 99.5% 1 हेक्सेन। अगर आप ये वाला कैटलिस्ट यूज करेंगे जो पहले डिस्क्राइब किया है, बताया आपको, तो उससे 1 हेक्सेन 99.9% और 0.9% जो है वो साइड प्रोडक्ट होंगे। अब पहले वो जो SHOP प्रोसेस था उससे जस्ट हमारा डिजायर प्रोडक्ट 10 to 15% था। अब इसको मॉडिफाई करने से देखें कि वो 10 to 15 से बढ़कर 99.9% हो गई है 1 हेक्सेन। दिस सिस्टम जनरेट्स नो पॉलीमर बाय प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट जो है 0.9 जो है हाँ वो निग्लिजिबल है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, को ना होने के बराबर है, विच इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री विच वेयर रिएक्टर्स नीड टू बी केप्ट फ्री फ्रॉम द सॉलिड मटेरियल, जहाँ पे हम उस रिएक्टर्स को सॉलिड मटेरियल से फ्री कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर जो लिगेंड जो पीएनपी लिगेंड है ये वाला, इसमें भी अगर हम कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, हम कोई आईपीआर लिगेंड अटैच करना चाहते हैं, आइसोप्रोपाइल लिगेंड हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो चेंजिंग द पीएनपी लिगेंड कैन अल्टर द प्रोडक्ट। अगर आप इस लिगेंड को चेंज करेंगे तो जो प्रोडक्ट पहले बन रहा था वो सिर्फ वो नहीं बनेगा बल्कि हमें और प्रोडक्ट भी साथ मिलेंगे। अब देखें उस पीएनपी के लिगेंड के साथ मैंने क्या लगा दिया, आईपीआर, एक आइसोप्रोपाइल न्यू एक फंक्शनल ग्रुप है, वो मैंने, या एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मैंने अटैच किया है, तो जनरेट्स 1 ऑक्टीन एंड 1 हेक्सेन। जब हम चेंज नहीं कर रहे तो सिर्फ 1 हेक्सेन मिल रहा था, लेकिन अगर आप चेंज करेंगे लिगेंड्स को तो अब इसमें 1 ऑक्टीन और 1 हेक्सेन दोनों लिगेंड जो है हमें इससे मिल रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि हर लिगेंड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी फंक्शनल ग्रुप आप चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा था अब वो नहीं बनेगा बल्कि और प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो आप 100% फोकस आपका रिएक्शंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक सबको साइड पे रखना पड़ता है।
अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आप अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। अगर आपने कान में हैंड फ्री लगाई है और एक्शन कर रहे हैं, आपने मिक्स कुछ और करना था और मिक्स कुछ और कर दिया है, तो उससे जो प्रोडक्ट हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं होता। हमें भी एक्सपीरियंस काफ़ी दफ़ा बाय मिस्टेक, गलती से ऐसा हुआ है कि हम गलती से एक चीज़ मिक्स करनी होती है तो वो मिक्स नहीं करते, और एंड पे जब हम प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं कि हाँ ये बना है कि नहीं बना, तो वो हमें नहीं बना। फिर माइंड रिमाइंड करना पड़ता है कि क्या ये मैंने सारा चीज़ मिक्स किया था या नहीं मिक्स किया। तो डेफिनेटली एक दो प्रोडक्ट मिस हो जाते हैं। फर्स्ट करने के 5-6 रिएक्टेंट मिक्स कर रहे हैं, तो उनमें से एक रिएक्टेंट भी अगर आपने मिक्स कर दिया तो जो प्रोडक्ट हम हासिल करना चाह रहे होते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनता। बाद है ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, के इस कैटलिस्ट से अ, हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। ये भी बेसिकली एक इथीन की पॉलीमराइजेशन है, लेकिन ये ओलिगोमराइजेशन नहीं होगी, इसमें मोनोमर की तादाद ज़्यादा होती है। ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है कि यहाँ पे हम टाइटेनियम क्लोराइड्स को और एल्युमिनियम ट्राइथाइल, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये दोनों जो हैं, दोनों को मिक्सचर्स हम कहते हैं ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राई इथाइल। अब यहाँ पे नॉर्मली आपने सुना होगा कि ये टाइटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइथाइल का मिक्सचर है। आप टाइटेनियम की जगह कोई और मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरेडियम है, जिरकोनियम है, और वो चूंकि इतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी टाइटेनियम की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइथाइल, तो यहाँ पे एक क्लोराइड रिप्लेस होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इथाइल यहाँ पे एक इथाइल यहाँ पे अटैच होता है। फिर क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड जो है, ये क्या है, इथीन या इथाइलिन मोनोमर है, ये जैसे ही आएगा तो इथाइल के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अब इथाइल में क्या होता है, CH2 CH3 होता है, तो ये इथाइल के साथ इंसर्शन होगी, ये इथाइल और CH2 ये देखें कि CH2 यहाँ पे अटैच हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे वैकेंट साइट क्रिएट हो गई है। जब भी इथीन का मोनोमर अटैच होगा तो उसके अटैच होने से पहले वैकेंट साइट लाजमी होनी चाहिए। अगर वैकेंट साइट अटैच नहीं है तो वो मोनोमर अटैच नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है, इथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे जा रहा है। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होती तो इथीन या इथाइलिन का मोनोमर कभी भी अटैच नहीं हो सकता, इसलिए पहले इसकी अरेंजमेंट होती है। इथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे वैकेंट साइट प्रोड्यूस हो रही है। जैसे वैकेंट साइट प्रोड्यूस हो रही है तो ये इथीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर इस तरह ये वाला प्रोसेस है, ये रिपीट होगा बार बार और चेन लेंथ जो है वो बड़ी सी बड़ी हो जाएगी और वो हम एक स्पेसिफिक टाइम पे उसको स्टॉप कर सकते हैं कि इस टाइम पे हम इसको स्टॉप करें। तो इसमें मोनोमर्स की तादाद ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये क्या है, एक काइंड ऑफ पॉलीमर है। तो अब ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से एक प्रोडक्ट है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन एक प्रोडक्ट है जो हम इससे बना सकते हैं, या इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन, ये भी एक प्रोडक्ट है जो हम ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट से बना सकते हैं। पॉलीस्टाइरीन एक ऐसा पॉलीमर है जिसका आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा मेडिकली अनहाइजेनिक है, लेकिन जो हम हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हम केयर नहीं करते। जिस तरह डिस्पोजल गिलास हैं, डिस्पोजल गिलास जिसमें हम चाय डालते हैं, और डिस्पोजल प्लेट हो गए, डिस्पोजल चम्मच हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी हैं डिस्पोजल मटेरियल, ये सारे का सारा पॉलीस्टाइरीन का ही बना होता है।
और पॉलीप्रोपेलीन का कहाँ पे एप्लीकेशन है, जैसे कि प्लास्टिक टॉयज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैग हैं, प्लास्टिक की बोतल हैं, ये सारी की सारी पॉलीप्रोपाइलीन की ही बनी होती हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल है पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टायरीन, ये दोनों जो पॉलीमर हैं ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट से हम हासिल करते हैं और ये इनकी एप्लीकेशन है। तो कल जो नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को, हम इसी से ही जो है कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास का एंड होता है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें काइंडली। अब माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ स्लाइड पीछे करें ना। पहली पहली स्लाइड स्क्रीन शॉट लिए नहीं है, वो भूल जाता फिर। मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, ऐसे करते हैं, फिर पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। कोई और क्वेश्चन? शाबाश।